नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेशल इनपुट के बारे में, जो कि हम जीएसटी फॉर्म ITC 01 फाइल करके क्लेम करते हैं। और उसके लिए हमें समझना है सेक्शन 18 ऑफ CGST एक्ट, जो कि बात करता है अवेलमेंट और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। दोस्तों, इसके लिए हम पहले समझेंगे सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1, जिसमें स्पेशल इनपुट को क्लेम करने के बारे में बताया गया है। और इस पूरे मैटर को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और बाद में आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो जाते हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो। या मान लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, लेकिन 1 जनवरी 2025 से आप रेगुलर स्कीम में आ जाते हो। या मान लीजिए आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन हो, लेकिन जिस प्रोडक्ट की आप सप्लाई करते थे वह एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से वह प्रोडक्ट टैक्सेबल सप्लाई में आ जाता है। दोस्तों, जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे तब भी आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे, अपनी पॉकेट से 1% जीएसटी आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते थे, लेकिन टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते थे और आप आईटीसी भी नहीं लेते थे। और यहां आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे थे, इसमें भी आप ना टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और ना ही आप आईटीसी ले सकते हो। और यहां पर जब आप अनरजिस्टर्ड थे, इसमें भी वही कंडीशन, आप ना टैक्स कलेक्ट करोगे और ना ही आईटीसी क्लेम करोगे। लेकिन हमें यहां यह समझना है कि जब आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो जाते हो, या कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ जाते हो, या एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ जाते हो, तो आपके पास जो इनपुट है या कैपिटल गुड्स है, उसकी आईटीसी आप किस तरीके से क्लेम करोगे, ये चीज हमें यहां समझना है। इस चीज में ध्यान रखना दोस्तों, इनपुट सर्विस का आपको आईटीसी में नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा। जो आईटीसी हम क्लेम करेंगे कैपिटल गुड्स का या इनपुट का, और किस केस में कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलेगा, इस चीज को हम अभी देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला एग्जांपल समझते हैं। अनरजिस्टर्ड आप हो, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो आप दो तरीके से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। पहला रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होगा। अभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या हुआ? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, आपने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर दिया। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे, इसको हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या हुआ? इसमें आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, आपका जो भी टर्नओवर है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, फिर भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, रजिस्टर्ड पर्सन बनना चाहते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। देखिए, यहां पूरा मुद्दा है डेट का। डेट को ही मुझे समझना है। यहां जैसे कंपलसरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आप जाते हो, तो यहां इफेक्टिव डेट कौन सा माना जाएगा? इफेक्टिव डेट वह माना जाएगा जिस डेट को आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया। जिस डेट को आपने या 20 लाख या 40 लाख जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी आपका क्रॉस हो गया, उसके बाद वो डेट आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। और आपको उस डेट से 30 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई कर देना होगा। ओके, मान लीजिए यहां पर हमारा इफेक्टिव डेट मान लेते हैं 1 जून 2024 है, हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं। इफेक्टिव डेट हमारा 1 जून 2024 है। इस डेट को हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया। अब इसके 30 दिन के अंदर हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है, और हमने 25 जून 2024 को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, और 5 जुलाई 2024 को हमें आरसी मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। अब जो हमारे पास स्टॉक है, अब हमें यह देखना है जो स्टॉक है जिसका इनपुट हमें क्लेम करना है, वह किस डेट का स्टॉक लिया जाएगा। तो इफेक्टिव डेट से 1 दिन पहले का डेट लिया जाएगा। अब यहां पर हमारा इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जून 2024, क्योंकि 1 जून 2024 को ही हमने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया। हमने 25 जून को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 5 जुलाई को आरसी मिला। इस डेट से हमें नहीं लेना है, हमें लेना है इफेक्टिव डेट जो कि 1 जून 2024 है। और इस डेट से 1 दिन पहले का डेट हमें लिया जाएगा। 1 जून 2024 से 1 दिन का पहले का डेट 31 मई 2024। 31 मई 2024 का स्टॉक हम देखेंगे जो हमारे पास
इनपुट बचा हुआ है, जो स्टॉक बचा हुआ, उस स्टॉक को हम देखेंगे किसका, 31 मई 2024 का। अब हमारा जो स्टॉक है किसी भी रूप में हो सकता है, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स है या वर्क इन प्रोसेस में है, जो भी स्टॉक हमारे पास है हम 31 मई 2024 का स्टॉक देखेंगे। इस जो इफेक्टिव डेट 1 जून 2024 था एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का लिए। अब अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, इसमें इफेक्टिव डेट कौन सा माना जाएगा, जिस दिन आपको आरसी मिल जाता है, डेट ऑफ आरसी, जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें क्योंकि आपने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं पार किया है, मान लीजिए आपकी 7 लाख का टर्नओवर है लेकिन फिर भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, मान लीजिए 25/2/2024 को हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, 25 जून 2024 को जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया, 5 जुलाई 2024 को हमें आरसी मिलता है, तो यहां पर हमारा इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा, यहां पर इफेक्टिव डेट हमारा 5 जुलाई 2024 माना जाएगा, जिस दिन हमें आरसी मिला है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में। अब हमें जो स्टॉक देखना है, अपना स्टॉक देखना है कि इफेक्टिव डेट से एक दिन पहले का डेट। अब यहां हमारा इफेक्टिव डेट क्या है, 5 जुलाई 2024, जिस दिन हमें आरसी मिला। अब इससे एक दिन पहले मतलब 4 जुलाई 2024 का हम देखेंगे स्टॉक कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक, कितना इनपुट बचा हुआ है जिसको हमें क्लेम करना है। ओके, अब हमारे पास जो इनपुट बचा हुआ है, बचे हुए इनपुट का स्टॉक, जो स्टॉक बचा हुआ है उसका आईटीसी हमें मिल जाएगा, उसका इनपुट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले अनरजिस्टर्ड थे। तो कैपिटल गुड्स परचेज करने के समय जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। अगर आप कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो तो उस इनवॉइस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तभी आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा। लेकिन यहाँ पहले से आप अनरजिस्टर्ड थे तो इसलिए आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, जो स्टॉक बचा हुआ है, इनपुट है, उसका आईटीसी मिलेगा। और उसके लिए आपको जिस दिन आपने रजिस्टर्ड हो गए उसके 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी फॉर्म आईटीसी 01 अपलोड करना होगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल आपको देनी होगी कि आपके पास इनपुट क्या है, स्टॉक क्या है, आपका जो स्टॉक परचेज किया है उसकी इनवॉइस, सब कुछ आपको अपलोड करना होगा जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी 01। और इसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है आपका वो आईटीसी 01 फॉर्म चेक करेगा। वहां पर देखा जाएगा कि आगे हम देखते हैं जो हम आईटीसी क्लेम करने का जो टाइम लिमिट है वो स्टॉक आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करेगा कि आपका जो स्टॉक आप क्लेम कर रहे हो कहीं 1 साल से पुराना तो नहीं है, वो भी चेक करेगा। आपने जिससे परचेज किया था वो भी चेक किया जाएगा कि आपके सप्लायर ने अपना जीएसटी R1 जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, वो सारी चीजें डिपार्टमेंट चेक करेगा और फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर आपका टोटल अमाउंट आईटीसी का 2 लाख से ज्यादा है तो आपको सीए से सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा, सीए का सर्टिफिकेट या सीएमए का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज हमने समझा जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए, किस तरीके से हमें इनपुट मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम रजिस्टर्ड पर्सन थे, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे, 1 जनवरी 2025 से हम रेगुलर स्कीम में आ गए, या एग्जेम्प्टेड सप्लाई था, 1 जनवरी 2025 से हम टैक्सेबल सप्लाई में आ गए। तो यहाँ पर हमें इनपुट कैसे मिलेगा, देखो डेट, इफेक्टिव डेट जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पर इफेक्टिव डेट वही माना जाएगा जिस डेट को आपका कंपोजिशन स्कीम से जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपने उसको पार कर दिया। जो भी आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है, आपने उस थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर दिया जिस डेट को, वही डेट आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2025 तो 1 जनवरी 2025 इफेक्टिव डेट माना जाएगा। आप जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी, और वही प्रोडक्ट आपका आगे चलकर टैक्सेबल सप्लाई हो जाता, वही प्रोडक्ट 1 जनवरी 2025 से टैक्सेबल सप्लाई हो जाता उसी प्रोडक्ट का। तो इफेक्टिव डेट क्या, जिस डेट से आपका टैक्सेबल सप्लाई में कवर हो गया प्रोडक्ट, वह इफेक्टिव डेट माना जाएगा। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है, उससे जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो एग्जेम्प्ट थी पहले, लेकिन वही प्रोडक्ट आगे चलकर टैक्सेबल हो जाती है, तो आपको यहां भी आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वही प्रोडक्ट आगे चलकर टैक्सेबल होता है तो मिलेगा, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आगे चलकर उसी कैपिटल गुड्स से जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो टैक्सेबल भी तैयार कर रहे हो
और एग्जाम भी तैयार कर रहे हो तो रूल 43 लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वही प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पहले हम एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, वही प्रोडक्ट आपका टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इनपुट मिल जाएगा, बचे हुए जो भी स्टॉक हमने ऊपर देखा, सेम कंडीशन, जो भी आपके पास इनपुट है, इनपुट का आपको आईटीसी मिलेगा। यहाँ पर आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा। आप क्योंकि जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड थे, इसलिए आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा। तो क्या कैपिटल गुड्स का पूरा आईटीसी मिल जाएगा? नहीं, प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको मिलेगा। जैसे आपको जो आपने कैपिटल गुड्स परचेज करते समय जो टैक्स पेमेंट किया था, उसमें से 5% पर क्वार्टर आपको माइनस करना पड़ेगा। कहां से? जिस डेट को आपने परचेज किया था, वह परचेज इनवॉइस की डेट, वहां से लेकर जिस डेट तक आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया था। मान लीजिए हमारी टैक्सेबल सप्लाई यहां 1 जनवरी 2025 से होती है, तो हमने 31 दिसंबर 2024 तक तो एग्जेम्प्ट सप्लाई किया था। तो जिस डेट से परचेज किया है, उस डेट से जब तक हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है, उस डेट तक पर क्वार्टर 5% आपको माइनस कर देना है। उसके बाद आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन के केस में। और इस चीज में मेन ध्यान देना कि कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना अगर हुआ आपका आईटीसी, चाहे इनपुट हुआ चाहे कैपिटल गुड्स हुआ, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और यह भी ध्यान देना, जिस डेट को आपने स्विच किया कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में, या एग्जाम से टैक्सेबल में, या यहां पर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन में हो गए, उस डेट से 30 दिन के अंदर आपको, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, फॉर्म आईटीसी 01 फाइल कर देना है। ओके, ये चीज बताया गया दोस्तों। और ये जो 1 साल से पुराना आपका इनपुट नहीं होना चाहिए, यह सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में बताया गया है, जो कि यह हमारा स्पेशल इनपुट माना जाता है। किस तरीके से हम रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड में जाते हैं, तो हमारे बचे हुए आईटीसी को हम किस तरीके से क्लेम करेंगे, या रजिस्टर्ड पर्सन है कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हैं, या एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में जा रहे हैं, तो बचे हुए आईटीसी का हम किस तरीके से आईटीसी क्लेम करेंगे, यह पूरा डिस्कस इसमें किया गया है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में। जो कि यहाँ बताया गया है कि पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आपका जब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो रहे हो, उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है, तभी आपको आईटीसी मिलेगा। या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, उसके बारे में जो चीज हमने अभी एग्जाम्पल से समझा, यही चीजें लिखा हुआ है। यहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में आपको इनपुट का आईटीसी मिलेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन में जो बताया है, यहाँ ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो चीजें जो हमने देखा कि आपका इफेक्टिव डेट क्या है, किस डेट का स्टॉक लेना, वो चीजें हमने डिस्कस किया। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में कौन सा डेट इफेक्टिव होगा? आरसी डेट, जिस डेट को आपको आरसी मिलती है, जो चीजें लिखा हुआ है। अगर एक चीज और ध्यान देना, आप अगर 30 दिन के अंदर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट आपका क्रॉस हो गया और 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पर अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाते हो या एग्जेम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई जाते हो, तो सारी चीजें यही बताई गई है। यहाँ पर आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी 5% पर क्वार्टर आर पार्ट ऑफ द ईयर आप माइनस करके आपको मिल जाएगा। ये चीजें जो सारी यहाँ नोट में लिखा हुआ है, ये पूरा चीज हमने यहाँ आपको एग्जाम्पल से डिस्कस कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे हम समझने वाले हैं सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना।